हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर आपके लिए मैं यूनिट 10 के लिए क्लास दे रहा हूँ, जो कि यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, सेट के लिए है। यूनिट 10 से शुरुआत इसलिए मैंने की है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यूनिट 10 को बहुत हल्के में छोड़ देते हैं। और यूनिट 10 एक ऐसा विषय है जो आपको सिर्फ जीआरएफ तक नहीं ले जाता है। जीआरएफ के बाद आपको यदि पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो इंटरव्यू के काम में आता है। बाद में रिसर्च करते हैं उसमें भी काम में आता है। और साथ साथ यदि आप एपी नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, चाहे गेस्ट फैकल्टी बनो चाहे परमानेंट फैकल्टी, वहां पे इंटरव्यू में भी काम में आता है। तो यूनिट 10 आपके लिए बहुत सार्थक विषय है जिसको हम हल्के में लेके छोड़ देते हैं। और एक बोरियत विषय भी लगता है कि भाई क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो बहुत शानदार कंटेंट और शानदार नोट्स लेके आए हैं जो कि पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं आपके लिए। बहुत डिटेल में हम लोग कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अभी तक आपको लगभग 15 लेक्चर मिल चुके हैं, आज 16वां लेक्चर है। जो हमने लास्ट में देखा था, हमने क्या देखा था, ये इतिहास की कौन कौन से विचारधारा है, इतिहास लेखन की प्रवृत्ति क्या है। तो उसी क्रम में नेक्स्ट क्लास आपके पास आ चुकी है कि वर्तमान में भारतीय इतिहास लेखन में क्या प्रवृत्तियां हैं। इतिहास के कौन कौन से स्कूल हम सारी चीजें देख चुके हैं, उसी एक पार्ट इसको मानते हैं, उसी का सेम पार्ट होता है। जैसे बात करें वर्तमान में इतिहास लेखन में भारत में मार्क्सवाद विचारधारा का गहरा प्रभाव है। क्या मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या होता है। क्या मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या होता है आपको पता होगी। जो मार्क्सवाद है वह सामाजिक आर्थिक और ऐतिहासिक विचारधारा। क्या मैं आपको मार्क्सवादी स्कूल पहले पढ़ा चुका हूँ, सारी चीज पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे रिवीजन के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपके पास चल रहा है, ठीक है ना। इसी प्ले लिस्ट में आपको पढ़ाया, अलग से नहीं पढ़ाया मैंने। वैसे मार्क्सवाद है क्या आपको बता दूं पहले। मार्क्सवाद की जब भी बात आती है इतिहास लेखन में, तो राजवंशों का या राजनीतिक इतिहास नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, सामाजिक आर्थिक और ऐतिहासिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था बेटा, आपको पता होगा। कार्ल मार्क्स ने इसका प्रतिपादन किया था। कार्ल मार्क्स और आपके फ्रेडरिक एंगल्स ने इसका प्रतिपादन किया था। क्या नाम है, फ्रेडरिक फ्रेडरिक एंगल्स महोदय इसके प्रतिपादक माने जाते हैं मार्क्सवाद के। इस बात को क्या रखना है, यह समाज के विकास को आर्थिक आधार और वर्ग संघर्ष के माध्यम से समझाता है। जो समाज में चेंजेस आते हैं, समाज में बदलाव आता है, समाज में जो विकास हो रहा है उसको क्या आर्थिक आधार के आधार पर, आर्थिक आधार व इसके आधार पर वर्ग संघर्ष के आधार पर दिखाता है। अर्थात इतिहास लेखन में आर्थिक पक्ष की भूमिका क्या होती है उसकी बात ज्यादा करता है। वक्त संघर्ष की भूमिका क्या होती है उस पर बात करता है। साथ ही साथ उत्पादनों के संबंधों के संदर्भ में भी क्या इतिहास का विश्लेषण करता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। बात करूं यदि मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की बात करूं मैं यहाँ पे, तो मार्क्सवाद पढ़ा चुका हूँ। नंबर एक क्या, आपको पता होगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं। क्या ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इतिहास का विकास आर्थिक संरचना और उत्पादन संबंधों के आधार पर होता है। क्या इतिहास का जो विकास होता है किसके आधार पर, आर्थिक संरचना और इसके संबंधों के आधार पर होता है, वर्ग संबंधों के आधार पर होता है। इसको मैं ऐतिहासिक भौतिकता बोलते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांतों कहाँ पे, थ्योरीज कहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब दूसरा वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष पर क्या बोलता है मार्क्सवादी सिद्धांत, ये बताता है कि समाज का इतिहास शोषक और शोषित वर्गों का इतिहास है। क्या है, शोषक और शोषित वर्गों का। शोषक में कौन आ जाएगा, जो अपने ऊंची जाति के लोग होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो आपके शोषक में आ जाएंगे। शोषित कौन हो जाएंगे, जो महिला हो गई या आदिवासी लोग हो गए या निम्न जाति के लोग, उनको शोषित वर्ग बोलते हैं। मजदूर वर्ग हो गया, आपका किसान वर्ग हो गया, उनको शोषित वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं आर्थिक आधार और अधिसंरचना की बात करते हैं। तो आर्थिक ढांचा समाज की राजनीतिक, मार्क्सवादी क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या और सिद्धांत क्या इनका, एक आर्थिक आधार की संरचना, आर्थिक आधार और अधिसंरचना। आर्थिक आधार और अधिसंरचना की बात करते हैं। तो मार्क्सवाद यहाँ पे बोलते हैं कि भैया जो आपका इतिहास है, जो आर्थिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा समाज की राजनीतिक, कानूनी और सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रभावित करता है। क्या बोलता है, जो आपका आर्थिक ढांचा है कि समाज की सभी, चाहे राजनीतिक संस्थान हो, चाहे आपकी सामाजिक संस्थान हो, चाहे आपकी सांस्कृतिक संस्थाएं हो,
इन सबको कौन प्रभावित करता है? आपका आर्थिक ढांचा प्रभावित करता है। ऐसा कौन बोलते हैं? मार्क्सवादी व्यक्ति बोलते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात भी ये लोग करते हैं। किस प्रकार से? द्वंदात्मक भौतिकवाद। मतलब कि विकास विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होता है। जो विकास होता है आपस में, जिस शोषक और शोषित वर्ग, बड़े लोग और छोटे लोग, मजदूर लोग और मालिक लोग, मजदूर और मालिक, ये क्या है आपस में? विरोधी शक्तियां हैं। ये लोग कहते हैं कि विकास क्या होता है? विकास क्या होता है? विरोधी शक्तियों के संघर्ष के माध्यम से होता है। विरोधी शक्तियों में संघर्ष के माध्यम से होता है। अच्छा, थोड़ा इंग्लिश वर्ड लिख लो इसके लिए आप चाहो तो। ऐतिहासिक भौतिकवाद को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। वर्ग संघर्ष को क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल बोलेंगे इसको। आर्थिक आधार और अधिसंरचना, इसको क्या बोलेंगे? बेस एंड और स्ट्रक्चर। बेस एंड और स्ट्रक्चर। एंड द्वंदात्मक को अपन क्या बोल देंगे इसमें? डायलेक्टिकल मेटलिज्म। भौतिकवाद। डायलेक्टिकल द्वंदात्मक भौतिकवाद, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलो बात करते हैं अब, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े हम लोग। अपन ने मार्क्सवाद पढ़ लिया। मार्क्सवाद क्या होता है? मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? और इतिहास लेखन में मार्क्सवाद क्या है पहले बता चुका हूँ आपके लिए। इतिहास लेखन में मार्क्सवाद क्या भैया? कि आर्थिक संरचना, वर्ग संघर्ष और उत्पादन के संबंधों को विश्लेषण करता है। बात करते हैं कौन कौन से प्रमुख इतिहासकार हैं जो आपके मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और जो भारतीय इतिहास में प्रमुख योगदान निभाया है। यहाँ से आपको बुक्स याद करनी है। बुक्स याद करनी है, ठीक है ना? जैसे बात करूं वीएन दत्ता, मुख्य योगदान क्या है इनका? भारत में मार्क्सवादी इतिहास दृष्टिकोण को अपनाने वाले शुरुआती विद्वान है वीएन दत्त। कौन? वीएन दत्त। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? डेलेटिकल्स ऑफ लैंड्स ओनरशिप इन इंडिया। मतलब क्या? जो आपकी भूमि है, भूमि पर आपका क्या द्वंदात्मक स्वामित्व है। अब पता नहीं भूमि पर स्वामित्व राजा का है या किसान का है, या जमींदार का है या किसान का है। इस विवाद को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। सामंतवादी व्यवस्था की बात ये लोग करते हैं, ठीक है ना? दूसरा आपका कास्ट एंड क्लास इन एंशिएंट इंडिया। ये कास्ट क्या और वर्ग क्या है, जाति क्या और वर्ग क्या है, इसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है वीएन दत्ता ने। तो वीएन दत्ता ने भारतीय समाज में भूमि स्वामित्व, लैंड ऑनरशिप और जाति आधारित वर्ग विभाजन का विश्लेषण किया है। दोनों बुक याद रखना। अगर आप इस सेंटेंस को भी याद रखते हो वीएन दत्ता के बारे में ना, तो आपको बुक के नेम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कोई टू द पॉइंट कोई चीज याद नहीं होती है, लेकिन अधिक कॉमन सेंस से और प्रेजेंस ऑफ माइंड से 2 से 3 बार दोहराते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में रहती है। जैसे आपके माइंड में वीएन दत्ता साहब ने क्या लैंड ऑनरशिप, भू स्वामित्व और अपना कास्ट क्लास कास्ट क्लास डिवीजन पर काम किया है। अगर आपको इतना याद रह गया और आपने एग्जाम हॉल में बुक पढ़ते समय ध्यान रख दिया कि पहली बुक का नाम क्या लैंड ओनरशिप इंडिया में आया, दूसरा क्या कास्ट क्लास पर आया, तो आप कर सकते हो। मैं इसलिए बोलता हूँ यदि आप कोई भी चीज सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हो ना, तो इंटरलिंकिंग आपकी हो जाती है। रिलाइट शब्द आपने ऊपर पढ़ा था, द्वंदात्मक शब्द ऊपर पढ़ा था, उससे आप इसको जोड़ सकते हो। वर्ग संघर्ष आपने ऊपर पढ़ा था, तो आप इसे जोड़ सकते हो। इंटरलिंक माइंड क्या होगा जब हम सारी चीजें क्रम से समझते हैं तो हमें आ जाता है। इसलिए आपको पता होगा जब भी मैं एमसीक्यू कराता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ बेटा कि एमसीक्यू क्लास से प्रैक्टिस के लिए रखो, या पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए उसको रखो। पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए उसमें रखो। उसमें भी एक्सप्लेन देता हूँ, बट मैं बोलता हूँ एक्सप्लेन से कभी याद मत करो। कभी याद मत करो। आपको याद करना है, क्लास को पॉज करो, क्लास को रोको, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसको जाके आप तुरंत रिवाइज करो, वहां से रिवाइज करो। अगर वो पॉइंट आपके नोट्स में नहीं है तो अलग से नोट्स मत बनाओ, उन्हीं में जाके लिखो। क्यों? आप सीधे जाके किसी टॉपिक को उठा के पढ़ो, आपको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रम से किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या? अगर आप क्रम से किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएंगी, ठीक है ना? आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? एस ए डांगे महोदय। अब बोलो पिक्चर लगा दो। पिक्चर तो लगा के मतलब क्या है? यदि मैं अपनी पिक्चर भी लगा दूं यहाँ पे, क्या आप मुझे ऐसे डांगे समझ लो? ना आपने देखा ना मतलब है। इनकी प्रमुख जो बुक्स है याद रखना, एक बुक है फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी।
ऐसे डांग ने सिद्ध किया भारत भी पश्चिम की तरह कई चरणों से गुजरा, जैसे आदिम साम्यवाद था अपने यहाँ पे, फिर दासता आई, फिर सामंतवाद आया अपने यहाँ पे, है कि नहीं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया, स्लेवरी आई, फिर सामंतवाद आया, मध्यकाल में सामंतवाद देखते हैं हम लोग। अपने यहाँ पे सामंतवाद कैसा है, अपने यहाँ पे सामंतवाद क्या है, एक राजा है, राजा क्या कर रहा है, गवर्न जो अपने शासक है उनको जमीन दे रखे हो, दे रहा है, तुम उस क्षेत्र का प्रशासन भी संभालो, साथ ही साथ हमारे लिए क्या दो, सैन्य सहायता भी दो और पैसे भी दो, है कि नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक संरचना का परिवर्तन आर्थिक आधार पर हुआ है। यह किसने बताया, ऐसे डांगे साहब ने, ठीक है ना। चलो, डीडी कौशाम्बी आपकी प्रमुख मार्क्सवादी, बहुत फेमस मार्क्सवादी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनकी बुक आपसे पूछी जाती है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ये एमपी सेट में कई बार पूछी गई है, यूजीसी नेट में कई बार पूछी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार पूछी गई। सेकंड बुक है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। यदि इनके दृष्टिकोण की बात करें तो इतिहास उत्पादन के साधनों और संबंधों के क्रमिक विकास की कालक्रमिक व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुति है। ये आपसे डेफिनेशन इतिहास की परिभाषाएं पूछी जाती ना, किस व्यक्ति ने दी है, तो यही आपका दृष्टिकोण है। इतिहास उत्पादन के साधनों और संबंधों में क्रमिक विकास के कालक्रम व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुति है। उन्होंने संयुक्त और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया इतिहास अध्ययन में, और जनजाति से जाति की ओर, क्या, जनजाति से जाति, ट्राइब टू कास्ट, टाइप टू कास्ट की बात कौन करता है, डीडी कौशाम्बी करते हैं। टाइप टू कास्ट यो संक्रमण को भारतीय समाज की ऐतिहासिक प्रक्रिया बताया है। और कौशाम्बी ने आर्य नस्लवाद, आर्यन रेस थ्योरी को पूरी तरह से अस्वीकार किया है। तो याद रखना, आर्यन रेस थ्योरी किसने अस्वीकार किया है, डीडी कौशाम्बी महोदय ने, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बता दूं मैं आपके लिए, आर्यन रेस थ्योरी क्या बोलती है, जिसको डीडी कौशाम्बी ने अस्वीकार किया है। तो आर्यन रेस थ्योरी क्या बोलती है कि जो आर्य जाति है, जो आपकी आर्य जाति के समूह है, ये विशिष्ट नस्ल के लोग हैं। क्या है, विशिष्ट नस्ल के लोग हैं, एक बहुत अच्छी रेस के लोग हैं, विशिष्ट नस्ल के लोग लोग माने जाते हैं, जो कि मध्य एशिया से भारत आए थे और उसने यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति की स्थापना की। क्या, जो कहाँ से, मध्य एशिया से भारत आए थे, क्या किया इन्होंने, सभ्यता और संस्कृति की स्थापना की भारत में, क्योंकि भारत के लोग सब और सुसंस्कृत नहीं थे, कि ना। ऐसा द आर्यन रेस थ्योरी ऐसा कहती है कि आर्य लोग कहाँ से, मध्य एशिया की विशिष्ट जाति की नस्ल है, जो कि मध्य एशिया से भारत आए और यहाँ पे सभ्यता संस्कृति की स्थापना की। उद्भव कहाँ से हुआ था, इसके उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ था। जो यूरोपीय विद्वान थे, विशेषकर भाषाविद, उन्होंने क्या कहा था, संस्कृत और यूरोपीय भाषा में समानता है, और इसे अब हम कह सकते हैं कि ये लोग बाहर से यहाँ पे आए थे, है ना। मुख्य तर्क क्या है कि भाई आर्य मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने द्रवण मतलब दक्षिण की ओर धकेला, वैदिक संस्कृति आर्य द्वारा स्थापित की गई, और आर्य शब्द को क्या, नस्लीय अर्थ में प्रयोग किया था इन लोगों ने, ठीक है। चलो, ठीक है ना, ये आपकी आर्यन रेस थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर एस शर्मा, आर एस शर्मा आपके एक प्रमुख इतिहासकार है, मार्क्सवादी इतिहासकार है ये भी। इनकी बुक का नाम इंडियन फेडरलिज्म, सुदर सुदूर इन इंडियन, नहीं, सुद्रास 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 इन एंशियंट इंडिया, मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशियंट इंडिया, पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन एंशियंट इंडिया। मैं आपको ये सारी बुक्स लिखवा चुका हूँ बेटा, अपने हाथ से लास्ट क्लास में लिखवाई थी मैंने, लास्ट 4-5 क्लास पहले, जब मैंने स्कूल पढ़ाए थे आपके लिए बहुत सारे। मुख्य विचार की बात करूं, शर्मा ने, आर एस शर्मा ने सामंतवाद को भारतीय समाज की प्रमुख आर्थिक सामाजिक संरचना बताया है। उन्होंने सामंतों, फ्यूडल लॉर्ड्स को क्षेत्रीय शक्तिशाली वर्ग माना है, जो कि ग्रामीण अधिशेष को शुरू करता था। तो वर्ग संघर्ष आ गया ना यहाँ पे। उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्ण विभाजन को आर्थिक उत्पीड़न से जोड़ा था। इसकी बात करें तो आर एस शर्मा भारतीय समाज के निम्न वर्गों की स्थिति और उत्पादन संबंधों की असमानता पर प्रकाश डालते, ठीक है। अब आए रोमला थापर, इनकी बुक का नाम अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, फॉर्म लिंकेज टू स्टेट, इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद है, प्रमुख कृतियां इनकी रोमला थापर की, ठीक है ना। मुख्य दृश्यों की बात करें तो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन, आर्थिक संरचना में परिवर्तन से अविच्छिन्न रूप से क्या है, अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसा ये लोग बोलते हैं। हॉपर ने दिखाया कि राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास को सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विस्तारित किया, ठीक है।
इरफान हबीब की बात करते हैं तो इनकी बुक का नाम क्या है? द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ द मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, कास्ट एंड मनी इन इंडियन सोसाइटी, इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री। और मुख्य विचार क्या है इरफान हबीब ने? क्या इरफान हबीब मार्क्स के अनुयायी द्वारा बनाए गए सार्वभौमिक काल विभाजन की आलोचना करते हैं। याद रखना, इरफान हबीब भी स्वयं में क्या अपने आप में मार्क्सवादी इतिहासकार, बट क्या इस सार्वभौमिक इतिहास काल विभाजन की आलोचना करते हैं। ये बोलते हैं कि भैया जैसा कि मार्क्सवादी बताते हैं कि पूरे विश्व में एक ही प्रकार से सामंतवाद डिवाइड है, पूरा इतिहास डिवाइड है, उसकी आलोचना करते हैं। क्या तो मैंने पढ़ा था ऊपर, प्लेटोनिज्म, स्लेव्स, फेडरल कैपिटलिज्म। पहले भैया आद्य सामंत आते हैं, फिर आपके गुलाम आते हैं, फिर सामंतवाद आता है, पूंजीवाद आता है। इसकी आलोचना करते हैं। कौन करते हैं? इरफान हबीब महोदय। इसको आपको याद रखना है। और उन्होंने जोर दिया कि इतिहास की व्याख्या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार की जानी चाहिए। उन्होंने इतिहास में आलोचनात्मक पुनर्प्रस्तुति, क्रिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर बल दिया या इसकी आवश्यकता बताई। ठीक है, इरफान हबीब। इनकी बुक्स के नाम याद कर लेना, इनकी बुक्स के नाम याद कर लेना। बात करते हैं बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्र स्वयं भी एक मार्क्सवादी इतिहासकार है, याद रखना। इनकी बुक का नाम है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इंडियन स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन साइंस इंडिपेंडेंस, कम्युनिज्म इन इंडियन मॉडर्न इंडिया, कम्युनिज्म इन मॉडर्न इंडिया। मुख्य दृष्टिकोण की बात करें तो विपिन चंद्र के आधुनिक भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या आर्थिक और राजनीतिक इतिहास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और उन्होंने बताया कि साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म, भारत की राजनीतिक और क्या राजनीतिक और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करता है। ठीक ना। एग्जाम्पल क्या दिया कि साम्राज्यवाद चिंतन के विपरीत मार्क्सवादी इतिहासकार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और समाज के आंतरिक विरोधों दोनों को देखते हैं। बात खत्म। अब अन्य इतिहासकारों में तो सुमित सरकार भी मार्क्सवादी है, इनकी मॉडर्न इंडिया, जॉन नेस्लम फिल्म्स, हरवंश मुखिया, इनकी बुक के नाम लिखे हुए हैं। और के एम पनिक्कर, कल्चर आइडियलॉजी एंड ह्यूमोलॉजी की बुक के नाम है। पढ़ लेना आराम से, याद करना। बुक्स को मैं कहूंगा आपके लिए तो साइड में जगह दी गई है। बुक्स तो आपके क्रम से लिखी है तो अलग से लिखनी, लेकिन आप क्या करो 3-4 दिन लगातार पढ़ो बुक्स को। और जो पेज खाली है, यदि आपको और कोई नई बुक पीवाई की वगैरह में, उनको ऐड कर लेना। ठीक है ना। इसको आपको याद है जब मैंने सेट और नेट के शॉर्ट नोट्स आपको भेजे थे तो एक गलती वहां पे की थी। आप लोगों ने कहा था सर मैंने प्रिंट आउट तो निकलवा लिए हैं लेकिन उसमें लिखने के लिए जगह नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, इसी पीपीटी को मैंने क्या किया, एक पेज पर 2 पेज कर दिए ऐसे। एक पेज पर 2 पेज है, इसमें आपको साइड में लिखने के लिए जगह मिल रही है। कुछ एक्स्ट्रा पेज हो जाते हैं बट नहीं, आपके लिए काम चल जाता है। जैसे 481 पेज की है, वैसे 200 पेज की बननी थी आपकी, है कि नहीं? बट इसको 100 पेज में आपका प्रिंट आउट हो जाएगा, तो 50 पेज में आपका आ जाएगा ऐसे। बराबर ना, क्योंकि एक पेज पर 2 कर दिए मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई निष्कर्ष की बात करें तो भाई पता है कि वर्तमान इतिहास लेखन केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक विश्लेषण पर आधारित है। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इतिहास को वैज्ञानिकता और तर्क संगतता प्रदान की है। वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन समाज की जड़ों में उतरकर आर्थिक, वर्गीय और वैचारिक रचना को उजागर करने का प्रयास करता है। ये आपका निष्कर्ष हो गया। अब करते हैं सबाल्टर्न इतिहास लेखन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैंने कल ही बोला था लास्ट क्लास में कि हम लोग क्या करें, छोटी क्लास तो बना ही रहे हम लोग, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले थे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। बहुत अच्छे से इसको याद करना। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको बुक्स तो याद करनी है, बुक्स तो आपको याद करनी है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। है ना। मैं बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से नोट्स आपको दे दिए हैं और वही नोट्स हैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अलग से हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड ऑन करा देता हूँ मैं आपको समझाने के क्रम में। तो मैंने आपको दे रखा है कि भैया प्रिंट आउट निकलवाओ और उसमें लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। अलग से नोट्स के चक्कर में मत भागो, क्योंकि नोट्स का समय प्रैक्टिस में। जब नोट्स बना रहे हो उसका समय प्रैक्टिस में दो। आप बोलो सर शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो शॉर्ट नोट्स आप क्या करो, जैसे जहाँ पे हेडिंग आती है जगह साइड में, आप इस पे शॉर्ट नोट्स बनाओ। यहाँ पे जगह बहुत है आपके पास, तो अलग से आपको शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने। ठीक है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बट पहली बार मैंने बना के 2-3 बार पढ़ो फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।